चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं भ्रूणकोश का विकास, यानी कि मादा इग्मकोद्भिद का विकास। पुष्पीय पादप में मादा इग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सक्रिय गुरुबीजाणु मादा इग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। सक्रिय गुरुबीजाणु मादा इग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती हैं, यानी कि सक्रिय गुरुबीजाणु जो होता है वो भ्रूणकोश का प्रथम कोशिका होता है, यानी कि पहले से बना हुआ कोशिका है जो भ्रूणकोश में उपस्थित होता है। कह रहा है कि सक्रिय गुरुबीजाणु अपना आकार बढ़ाकर बीजांडकाय का अधिकांश भाग घेर लेता है। अर्थात जो सक्रिय गुरुबीजाणु है ये बार बार डिवीजन करता है, विभाजित होता है तथा बीजांडकाय के सभी भागों को घेर लेता है। यानी कि बीजांडकाय में ये सक्रिय गुरुबीजाणु की कोशिका अर्थात भ्रूणकोश उपस्थित होता है। जैसे मैं आप लोगों को फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये बीजांड है, ये बीजांड की संरचना है, पहले भी इसको मैं दिखा चुका हूं। इसमें बताया गया है कि बीजांडकाय के भाग को घेरता है, भ्रूणकोश बीजांडकाय के भाग को घेरता है। तो ये बीजांडकाय है, ये पूरा बीजांडकाय है। देखिए, बीजांड का मतलब होता है जिसमें भ्रूणकोश उपस्थित होता है, और काय का मतलब है बॉडी, यानी कि इसके पूरे शरीर को चारों तरफ से घेर लेता है। कौन घेरता है? तो भ्रूणकोश घेरता है। कैसे घेरता है? क्योंकि इसमें सक्रिय जो है गुरुबीजाणु कोशिका होती हैं और ये बार बार डिवाइड करके बीजांडकाय के भागों को घेर लेता है। ये वाला पूरा भाग क्या करता है? बीजांडकाय के भागों को घेर लेता है। तो ये भाग जो होता है, ये भाग यही भ्रूणकोश है। हम लोग पढ़ रहे हैं भ्रूणकोश का विकास, कैसे ये बड़ा होता है, इसके अंदर कैसे जो है ये अंड कोशिकाएं बन जाती हैं, कैसे ध्रुवीय कोशिकाएं बन जाती हैं और कैसे प्रतिमुखी कोशिकाएं बन जाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग इसको। देखिए, अब गुरुबीजाणु का केंद्रक विभाजित होकर दो संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। यानी कि सक्रिय गुरुबीजाणु में एक केंद्रक होता है और वो केंद्रक बार बार विभाजित करके दो संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। यानी कि एक बार विभाजित होगा, ये कोशिका जब एक बार विभाजित होगा तो दो संतति केंद्रकों का निर्माण करेगा। इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं फिगर के द्वारा, जरा देखिए। देखिए, ये है सक्रिय गुरुबीजाणु, ये एन की संख्या में होता है। ये जो है एन की संख्या में होता है। पहले से 4 कोशिकाएं बनती हैं ये, तो इसमें से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा एक कोशिकाएं डेवलपमेंट कर जाता है। यानी कि भ्रूणकोश इसी से बनता है। ये बड़ा वाला केंद्रक से, ये बड़ा वाला कोशिका से जो है भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। इसमें 3 नष्ट हुए गुरुबीजाणु, 3 गुरुबीजाणु नष्ट हो जाते हैं और जो बड़ा वाला नीचे वाला जो गुरुबीजाणु होता है वो डेवलपमेंट यानी कि विकास कर जाता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि मैं बताया था कि 2 केंद्रकों का निर्माण करता है। तो 2 केंद्रक में देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 केंद्रकों का निर्माण हो जा रहा है। यानी कि एक जो है निभाग की तरफ चला जाता है और एक जो है बीजांड द्वार की तरफ चला जाता है। यहां मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखिए। ये वाला निभाग भाग है और ये बीजांड द्वार है। मैं बताया था कि जो 2 कोशिका जो बन रहा है वो ये कोशिका है और ये कोशिका है, यानी कि डिवाइड होकर के अनेक केंद्रकों का निर्माण कर दिया है। देखिए, फिर इसको समझिए। यहाँ पे देखिए, एक निभाग की तरफ है, एक बीजांड की तरफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ संरचनाएं, ये डिवाइड होकर के 2 कोशिकाओं का निर्माण, एक ये वाला 2 केंद्रकों का निर्माण कर दिया है, ये 2 केंद्रकों का निर्माण कर दिया, यानी कि अब 4 केंद्रकों का निर्माण हो चुका है। और ये संपूर्ण जो संरचना है, ये जो संपूर्ण संरचना है, ये है भ्रूणकोश का। अब देखिए, 2 संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। ये दोनों केंद्रक
विपरीत ध्रुव अर्थात बीजांडद्वार एवं निभाग पर चले जाते हैं। तो एक जो है केंद्रक बीजांडद्वार की तरफ चला जाता है और एक निभाग की तरफ चला जाता है। अब देखिए ये दोनों केंद्रक फिर से समसूत्री विभाजन करके 8 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। यानी कि जो केंद्रक हैं जो बीजांडद्वार की तरफ गए हैं और एक जो बीजांडद्वार की तरफ गया है और एक निभाग की तरफ गया है, ये दोनों समसूत्री विभाजन द्वारा यानी कि बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा करके और एक 4 कोशिका का निर्माण किया, 4 केंद्रक का निर्माण किया और एक 4 केंद्रक का निर्माण किया, अर्थात 8 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। इनमें से 4 केंद्रक बीजांडद्वार की ओर तथा 4 केंद्रक निभाग अक्ष की ओर स्थित होते हैं। यानी कि जहां जहां पाए जाते हैं वहीं वहीं 4 केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं। चलिए इसको समझते हैं फिगर के द्वारा। देखिए ये जो है 4 केंद्रक किधर हो गया, निभाग की तरफ हो गया और 4 केंद्रक जो है बीजांडद्वार की तरफ हो गया। बीच में रिक्तिका पाया जा रहा है, मतलब खाली स्थान पाया जा रहा है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, यानी कि जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है यहाँ पे, या प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब दोनों तरफ से एक एक केंद्रक केंद्र की दिशा में बढ़कर मिल जाते हैं। यानी कि चारों में से एक केंद्रक, जो 4 में है निभाग की तरफ जो 4 केंद्रक उसमें से एक, और जो बीजांडद्वार की तरफ जो 4 है उसमें से एक, दोनों एक एक केंद्र की दिशा में बढ़कर मिल जाते हैं। केंद्र की दिशा का मतलब दोनों यहां से और यहां से उठ करके बीच में आ जाते हैं। देखिए मैं फिगर के द्वारा समझा रहा हूं इसको। देखिए यहाँ पे इस यहाँ से एक उठ करके यहाँ आ जाएगा और इसमें से उठ करके एक यहाँ आ जाएगा, दोनों आ करके आपस में मिल जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे डी फिगर में समझाया गया, देखिए ये दोनों आपस में मिल गए हैं और मिल करके केंद्रीय या ध्रुवीय कोशिकाएं का निर्माण कर लेते हैं और इसके चारों तरफ भित्ति का भी निर्माण हो जाता है। उसके बाद जो तीन जो केंद्रक बचते हैं, जो इधर 3 केंद्रक बच रहा है, इधर 3 केंद्रक बच रहा है, ये जो है 3 केंद्रक मिल करके प्रतिमुखी कोशिका का निर्माण करते हैं। इधर ऊपर वाला निभाग वाला प्रतिमुखी कोशिका का निर्माण करते हैं और नीचे बीजांड द्वार वाला जो केंद्रक होते हैं उसमें से 2 जो है सहायक कोशिका बन जाते निर्माण कर देते हैं और एक अंड कोशिका का निर्माण कर देते हैं। यानी कि तीनों केंद्रक 3 ही अंडा का निर्माण कर देते हैं। ऐसे ये तीनों अंडा के रूप में ही होता है। तो यहाँ पे सहायक केंद्रक है और यहाँ पे प्रतिमुखी कोशिकाएं का निर्माण हो जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, द्वितीय केंद्र का निर्माण कर रहे हैं बीच में। इसके बाद बीजांडद्वार के केंद्रों के मध्य भित्ति का निर्माण हो जाता है जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। देखिए इसको फिगर के द्वारा फिर समझिए, फिगर के द्वारा फिर समझिए। देखिए यहाँ पे भित्तीय केंद्र का निर्माण हो गया। यहाँ में ये जो है केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका है, इसके चारों तरफ एक भित्ति का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर भित्ति का निर्माण हो गया है। ये क्या करते हैं कि द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर देते हैं, भित्ति बन जाता है और इसमें 2 केंद्रक है, इसलिए हम इसको कहते हैं द्वितीय केंद्रक का निर्माण हो जाता है। इसके बाद बीजांडद्वार के केंद्रों के मध्य भित्ति का निर्माण हो जाता है जिसे अंड समुच्चय कहते हैं और भित्ति का निर्माण हो जाएगा उसे हम अंड समुच्चय कहेंगे। जो बीजांडद्वार है उसके नीचे जो 3 जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं, यहाँ पे देखिए जो 3 कोशिकाएं पाई जा रही हैं यहाँ पे, इसको सहायक कोशिका कहेंगे। ये चारों तरफ भित्ति का निर्माण हो जाता है। अब इसको हम सहायक कोशिका के रूप में जानते हैं, जिसमें से एक अंड है और दोनों तरफ इधर भी और इधर भी 2 सहायक कोशिकाएं उपस्थित हैं। तो इसे हम अंड समुच्चय कहते हैं। तीनों को मिलाकर के हम इसे अंड समुच्चय कहते हैं, क्योंकि ये भी अंड है और ये भी अंड है और ये भी अंड है, इसलिए हम इसको अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहते हैं। फिर देखेंगे इस अंड समुच्चय में 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिका। हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। जो समुच्चय का निर्माण हो रहा है उसमें से एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। इसी प्रकार निभाग की ओर की तीनों केंद्रक प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसी तरह से जो निभाग की तरफ जो तीनों केंद्रक होते हैं वो जो है यहाँ पे प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से तीनों कोशिकाएं जो केंद्रक हैं ये जो है प्रतिमुखी कोशिका का निर्माण कर देती हैं। और आपको पहले से बताया गया कि प्रतिमुखी कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो ये जो है भोजन का स्राव भी करता है, भोजन का संग्रह भी करता है और भ्रूणकोश को जो है भोजन प्रदान देता है। तो इस तरह से देखिए इसमें बीजांडकाय
परिवर्तनशील भ्रूणकोष को भोजन प्रदान करता है। यानी कि संपूर्ण जो भ्रूणकोष होता है, जो संपूर्ण भ्रूणकोष होता है, इसको भोजन कहाँ से मिलता है? तो बीजांडकाय देता है। मैं बीजांडकाय फिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये बीजांड की संरचना है, ये बीजांडकाय है, और ये जो है आपका भ्रूणकोष है। तो इस भ्रूणकोष को भोजन कौन प्रदान करता है? तो बीजांडकाय देता है। इसमें उपस्थित केंद्रकों एवं कोशिकाओं को भोजन कौन प्रदान करता है? तो प्रतिमुखी कोशिकाएं प्रदान करती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं प्रदान करती हैं। हमें विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंटों को भ्रूणकोष का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, पुष्पीय पादप में भ्रूणकोष का विकास कैसे हो जाता है, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।